everyone. Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm and chat if you all can hear me? Walaikum Assalam. Thank you, Khatija, Mikael, Faiza, Hamiz. Eman, Mikael and the rest for your kind confirmation. हाँ यार सुबह बस तबीयत बहुत ऑफ हो गई थी. अस्तगफिरुल्लाह. तो बड़ी मुश्किल है. क्लास का नुकसान ना हो बस. बिगेस्ट बॉटल है सफान की, इतनी बड़ी है. अच्छा से अच्छा भाई, तो हम कर रहे थे वेव्स. Today, inshallah, we'll start off on with the intensity of wave. कि भाई वेव इंटेंसिटी क्या होती है, आज जरा हम इस पे बात करेंगे. ठीक है. We are done with the fundamentals of waves. टेक्निकली ये भी जनरल प्रॉपर्टीज में ही आता है, बट वेव्स की इंटेंसिटी क्या है और कैसे डिटरमिन होती है. इंटेंसिटी मतलब शिद्दत. जिस शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है, कायनात के हर जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की कोशिश की है. साजिश की है, साजिश. इंटेंसिटी एक वेव की कैसे डिटरमिन होगी मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ वेव अप्रोचिंग और passing and at some point you want to figure out कि भाई इस पॉइंट पर इस वेव की इंटेंसिटी कितनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. इमेजिन करें ये है सरपाशा, और सरपाशा के दो हाथों में एक शक्ति आ गई है. सुपर नेचुरल क्रिएचर बन गया है सरपाशा. और वो बच्चे जो मेरी क्लास में बातें करते हैं या होमवर्क करके नहीं लाते, मैं उन बच्चों पे अटैक कर देता हूँ. और ये खतरनाक सी वेव जो मेरे हाथ से निकलती है, और आपको उन वेव्स की शिद्दत निकालनी है. अच्छा, इमेजिन करें ये सिचुएशन चल रही है. सुनना बड़ा गौर से, लाइक बहुत कैजुअल तरीके से इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा समझ आएगा आपको. और मेरे बच्चे ही मेरी तरह क्लास में शील्ड लेकर आते हैं ताकि वो अपने आप को उस वेव से बचा सके. तो दो स्टूडेंट्स हैं, ए और बी, और दोनों के ऊपर अटैक कर दिया मैंने वेव्स के साथ. तो अब मुझे इस सवाल का जवाब दें कि लेट से ए रिसीव कर रहा है, पहला तो बहुत आसान है, 500 जूल्स, और बी रिसीव कर रहा है 1000 जूल्स. तो ज्यादा इंटेंसिटी कहां पर होगी?
हाँ भाई, ज्यादा इंटेंसिटी बी पर है क्योंकि वहां पे एनर्जी ज्यादा है, तो जहां एनर्जी ज्यादा वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा, जहां एनर्जी कम वहां पर इंटेंसिटी कम। तो ये तो सिंपल है कि भाई ज्यादा एनर्जी अगर आप रिसीव कर रहे हो मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है, कम एनर्जी रिसीव कर रहे हो मतलब इंटेंसिटी, वो जो शिद्दत है ना वो कम हो गई है। बट शिद्दत या इंटेंसिटी सिर्फ एनर्जी से डिटरमिन नहीं होगी, देयर आर अदर फैक्टर्स, देयर आर अदर पैरामीटर्स एज वेल, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है टू फिगर आउट इंटेंसिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों ने 1000 जूल एनर्जी रिसीव की, लेकिन ए ने वो एनर्जी रिसीव की है 10 सेकेंड में, जबकि बी ने वही 1000 जूल एनर्जी रिसीव कर ली है 5 सेकेंड्स में। अब बताएं ज्यादा इंटेंसिटी कहां पर है? मेरे ख्याल से अब ज्यादा इंटेंसिटी बी पर है, इसीलिए क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी कम टाइम में रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर शिद्दत यानी कि इंटेंसिटी ज्यादा है। अच्छा, तो एक एनर्जी इंपॉर्टेंट हो गया, एक ये इंपॉर्टेंट हो गया कि वो एनर्जी आप कितने टाइम में रिसीव कर रहे हैं। चलो लेट्स से ए और बी दोनों ने 1000 जूल एनर्जी रिसीव किया और दोनों ने 10 सेकेंड्स में ही रिसीव किया, बट ए वो एनर्जी, बी ने उस एनर्जी को एक बड़े से क्रॉस सेक्शन पे रिसीव किया है, जबकि ए ने वही एनर्जी एक छोटे से क्रॉस सेक्शन पे रिसीव किया है। अब बताओ ज्यादा इंटेंसिटी कहां पर है? अब ज्यादा इंटेंसिटी ए पर है, क्योंकि वो एनर्जी क्या हुई हुई है, कॉन्सेंट्रेट हुई हुई है, इसका मतलब वहां पर शिद्दत यानी कि इंटेंसिटी ज्यादा है। तो अगर हम इंटेंसिटी को डिफाइन करना चाहें तो हम लिखेंगे द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड, दैट इज पावर पर यूनिट एरिया at right angles to the wave velocity। मतलब intensity is equal to energy per unit time per unit cross section area। कि भाई किसी वेव की इंटेंसिटी अगर आपको डिटरमिन करनी है तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा, किसी एक पॉइंट पर अगर आप इंटेंसिटी डिटरमिन करना चाहते हैं तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कितनी एनर्जी रिसीव हुई, कितने टाइम में रिसीव हुई, और ये एनर्जी कितने क्रॉस सेक्शन में रिसीव हुई। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप अपना सरफेस रखें जिस पे आप एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेव, ताकि मैक्सिमम एनर्जी आप रिसीव कर सकें। और क्योंकि ये एनर्जी अपॉन टाइम को फिजिक्स में प्यार से पावर कहते हैं, इसलिए आप यूं भी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी इज पावर ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पावर की यूनिट है वॉट और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो कितने क्रॉस सेक्शन पे कितनी एनर्जी रिसीव किया और कितने टाइम में रिसीव किया, ये तीन चीजें इस इक्वेशन में पुट करें, इंशाल्लाह आफाका होगा। अब फॉर एग्जाम्पल जब सूरज बिल्कुल हमारे सर पे होता है, यानी दिन के 12-1 बजे, उस वक्त ऑन एवरेज जो हम रेडिएशंस ऑफ द सन की इंटेंसिटी रिसीव करते हैं एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 सेकेंड में 1000 जूल एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर के सरफेस पर हम रिसीव कर रहे होते हैं। कितनी एनर्जी? 1000 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। So for example, when the sun is directly overheaded, the intensity of its radiation is 1 kilowatt per meter square. This means the energy arises at the rate of about 1000 watt, which is 1000 joules per second on each square meter of the surface of the earth. अब देखिए, अगर इंटेंसिटी मेजर करना है तब तो ठीक है भाई, ये मेजर करने का तरीका है कि भाई आपने कितनी एनर्जी कितने टाइम में और कितने क्रॉस सेक्शन पे रिसीव की।
इन तीनों चीजों को बस पुट कर दें, आपको ये पता लग जाएगा कि अभी इस पॉइंट पर इस वेव की कितनी इंटेंसिटी है, बिकॉज वेव इज ऑल अबाउट एनर्जी ट्रांसफर, तो जाहिर सी बात है एनर्जी तो आ ही रही होगी। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये है इंटेंसिटी निकालने का तरीका। इंटेंसिटी निकलती है ऐसे, लेकिन अगर मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जानना चाहूं कि इंटेंसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको जिनको चेंज करके मैं इंटेंसिटी को चेंज कर सकता हूं, तो वो डिफरेंट है, वो फिर सोर्स से रिलेटेड है। जैसे मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक रेफरेंस एग्जांपल से समझाता हूँ। एक कार किसी रोड पे मूव कर रही है, मुझे उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। सर फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और ये वेलोसिटी का चेंज कितने टाइम में आया वो बता दें, तो हम आपको एक्सेलरेशन निकाल देंगे। लेकिन अगर आप उस कार की एक्सेलरेशन को चेंज करना चाहते हो कि उस कार की एक्सेलरेशन बढ़ जाए या कम हो जाए, उसके लिए आप जिस इक्वेशन को यूज करोगे या जो इक्वेशन आपको हेल्प करेगी टू डू दिस इज एफ इक्वल एम में, कि सर अगर आप एक्सेलरेशन चेंज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो फिर आपको फोर्स की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, या ऑब्जेक्ट का मास कम या ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि द ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर द एक्सेलरेशन, द लेसर द मास द ग्रेटर द एक्सेलरेशन। तो बिल्कुल वैसे ही अगर इंटेंसिटी मेजर करना है, तो उसके लिए जो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, ये तीन पैरामीटर्स निकालें जिस भी पॉइंट पर इस वक्त आपकी वेव है, मस्त जबरदस्त आपको उस वेव की इंटेंसिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं सर इस वेव की इंटेंसिटी बढ़ जाए या वेव की इंटेंसिटी कम हो जाए, तो वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। मल्टीपल पैरामीटर्स है। एक पैरामीटर ये है कि वेव आपसे, जो सोर्स है ना, वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सर आपकी वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा वेव की उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी कम इंटेंसिटी होगी। एक फैक्टर ये है कि सर आप इस वक्त सोर्स से कितने डिस्टेंस पर है, आप सोर्स से करीब होंगे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, आप सोर्स से दूर होंगे इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब ये सारे फैक्टर्स पता हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक फैक्टर हमारे सिलेबस के स्कोप में है कि कैंडिडेट को ये बात पता होनी चाहिए, और वो जो है वो है कि इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशनशिप। तो आइए जरा समझते हैं। और द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव डिक्रीजेस एज इट ट्रेवल्स अलॉन्ग। एक वेव की इंटेंसिटी ना कम होती जाती है जैसे जैसे वो अपने सोर्स से दूर जाती जाती है, एंड देयर आर टू रीजंस फॉर दिस। एक तो ये कि वेव जब अपने सोर्स से दूर जाती है तो वेव स्प्रेड होती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती, वो कम होती जाएगी क्योंकि वो स्प्रेड होती जा रही है। दूसरा ये कि सर जब वेव ट्रांसमिट होती है, किसी मीडियम के थ्रू गुजरती है, तो रास्ते में मीडियम में वो एब्जॉर्ब होती है, उसमें स्कैटरिंग होती है। दीज आर द रीजंस व्हाई आप जैसे जैसे सोर्स से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वेव की इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत में कमी आती जाएगी। The wave may spread out, or the wave may be absorbed or scattered. As a wave spreads out, its amplitude decreases. This suggests that the intensity of a wave is related to amplitude. और देखा ये गया है कि वेव जैसे जैसे स्प्रेड होती है एम्पलीट्यूड गिरता जाता है, और ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी भी गिरती जाती है, इंटेंसिटी भी डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ कोई रिश्ता है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता ये कहलाता है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। In fact, intensity is proportional to the square of the amplitude. इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. The greater the amplitude, the greater the intensity, the lesser the amplitude, the lesser the intensity. But square का मतलब समझते हो ना क्या होता है कि सर the presence of square states that if you double the amplitude, the intensity gets 4 times. If you triple the amplitude, एम्पलीट्यूड के बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन एम्पलीट्यूड ट्रिपल करोगे इंटेंसिटी 9 टाइम्स बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्क्वायर. आप एम्पलीट्यूड 4 टाइम्स बढ़ाएं, इंटेंसिटी 16 टाइम्स बढ़ जाएगी. आप एम्पलीट्यूड 5 टाइम्स बढ़ाएं, इंटेंसिटी 25 टाइम्स बढ़ जाएगी. आप एम्पलीट्यूड 6 टाइम्स बढ़ाएं, इंटेंसिटी 36 टाइम्स बढ़ जाएगी. आगे सारे याद है, मैं बताऊंगा नहीं. सही है. और सर जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो साइन ऑफ इक्वालिटी लगाते हैं. जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो साइन ऑफ इक्वालिटी लगाते हैं. ये लैपटॉप का चार्ज खत्म हो रहा है क्या? चार्ज हो रहा है, हो रहा है. तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का आप साइन ऑफ इक्वालिटी और एक कांस्टेंट लगा सकते हैं. इसका मतलब इंटेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स एम्पलीट्यूड स्क्वायर, या इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का जो रेशो है वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट. और मेरे ख्याल से आपने पढ़ा है कि इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर देन द रेशियो बिटवीन देम इज कांस्टेंट. तो इंटेंसिटी अगर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? वो कांस्टेंट हो जाएगा. अब ये जो इतना सा रिलेशनशिप है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस रिलेशनशिप में हमारे बच्चे बहुत कमजोर हैं. मैंने देखा है बहुत मिस्टेक्स करते हैं, और पास पेपर्स में एग्जाम में बहुत मजे ले लेके आपके नंबर काटता है ना. आए बेशरम, इंटेंसिटी स्क्वायर का रिलेशन नहीं कर पा रहे एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ. तो मैं भी दिखाऊंगा आपको, आप परेशान ना हो. सर ब्रेक क्या तोड़ दूं बेटा? अनस भाई, लैपटॉप ही तोड़ दूं? अभी एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल देंगे आपको खतीजा, टेंशन नहीं ले. पूरी प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ा देंगे आज की क्लास में, सिर्फ इंटेंसिटी पढ़ेंगे. Hence for a particular wave, intensity amplitude के और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा. यानी इफ वन वेव has twice the amplitude of another, it has 4 times the intensity. This means it is carrying energy at 4 times the rate. समझ लो. फिर याद करो बचपन में तुम्हारे मैथ्स की टीचर ने तुम्हें एक चीज बताई होगी कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो द ग्राफ बिटवीन देम इज अ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन. तो अगर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन दैट मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन. अब यहां पर इस चीज को समझने की जरूरत है कि इंटेंसिटी, यहां पर इस चीज को समझने की जरूरत है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. तो अगर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का ग्राफ है तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. लेकिन अगर ग्राफ इंटेंसिटी और सिर्फ एम्पलीट्यूड क्या है तो इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. डायरेक्ट रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के. अगर सिर्फ इंटेंसिटी का सिर्फ एम्पलीट्यूड के साथ ग्राफ बनेगा तो ये ग्राफ कुछ यूं बनेगा. That is a quadratic relation, bros, quadratic relation.
पढ़ा है ना? अगर ओ लेवल में पढ़ाते होंगे, पता नहीं तुम लोगों ने लड़काना बोर्ड से तो नहीं किया है ना भाई। y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनाते थे वो यूं ही बनता था ना, बिकॉज y का उसमें ये होता था, ये y और ये x होता था। अगर एक्स स्क्वायर के साथ बनाओगे तब तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्योंकि y का x के साथ रिलेशन लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर आ गया ना। अब कुछ लोगों को तो मेरी बात समझ में आ रही होगी, कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे कि अल्लाह मियाँ कैसी कैसी बातें कर रहा है ये इंसान, सही है। तो मैं जरा इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको समझाने में आज आपको थोड़ा सा प्रोपोर्शनैलिटी अच्छे से पढ़ा देता हूँ, फिर कुछ हमारे पास चैट पे क्वेश्चंस भी हैं उनको भी जवाब देते हैं। देखिए पहले समझे फर्क, x इज प्रोपोर्शनल टू y और x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर में क्या फर्क है। खतीजा आपको भी फिर बात समझ में आएगी। जब मैं कहता हूं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, y कम होगा तो x भी कम होगा, लेकिन किस रेशो से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब यू डबल द y, you will get x doubled, या if x is doubled y is also doubled, if x is increased 4 times y also increased 4 times, if x is decreased 5 times y also decreases 5 times. तो इट्स नॉट जस्ट के बाद एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा कम होगा। मैं अक्सर बच्चों को ये चीज समझाता हूं कि हर जगह नहीं होता प्रोपोर्शनल का रूल। जैसे आप लोग को तो ये बात नहीं समझ में आई कि आप लोगों की रियलिटी से बहुत दूर है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा दिन के 4 घंटे पढ़ता है रोज, सही है, और रोज के 4 घंटे उसने पढ़ा और लेट्स से उसने एग्जाम दिया और एग्जाम में उसके आए लेट्स से 80% मार्क्स, रोज 4 घंटे पढ़ता था। उस बच्चे को गुस्सा आ गया यार मेरे सिर्फ 80% मार्क्स आए। अब उसने क्या किया, उसने 4 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया रोज के। तो क्या 160% मार्क्स आ जाएंगे उसके? देखो ज्यादा पढ़ेगा ज्यादा मार्क्स आएंगे, 80 से 90 में चला जाएगा। इंक्रीज इन वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इसे कहते हैं डायरेक्टली रिलेटेड। कि डायरेक्टली रिलेटेड एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल का मतलब, प्रोपोर्शन का मतलब ही रेशो है कि सर अगर एक डबल हुआ तो फिर दूसरा भी डबल होना चाहिए। तो अगर y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो द ग्राफ बिटवीन देम शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के आप साइन ऑफ इक्वालिटी और एक कांस्टेंट लगा देंगे। x और y का रेशो हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। इसका मतलब ये कि सर जब आप x को डबल करेंगे तो y डबल होगा, यानी फॉर एवरी न्यू वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ न्यू वैल्यू ऑफ y, बट द रेशो बिटवीन x एंड y विल बी सेम। For every new value of x, there will be a new value of y, but the ratio between y and x will be same। अगर वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर x 2 था और y 1 था, आपने x को कर दिया 4 तो y हो गया 2। अभी भी वही आंसर आ रहा है ना। आपने इसको कर दिया 8 तो ये हो जाएगा 4। बोलो नो, ये है आसान जिंदगी। सबको याद है एक्स की हर नई वैल्यू पे वाई की एक नई वैल्यू मिलेगी, लेकिन किसी भी पॉइंट पर एक्स और वाई की वैल्यूज का रेशो निकाल लें इंशाल्लाह हर बार सेम आंसर आएगा। नहीं आ रहा है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। खतीजा आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना। कहीं लिखा हुआ है सरपाशा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मुस्तकीम, मुस्तकीम और सरपाशा का ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब इसको थोड़ा बेहतर करते हैं। लेट्स से मुझसे कहा जाता है y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, x बढ़ाओगे y बढ़ेगा, लेकिन कैसे? when x is doubled y is increased 4 times,
when x is increased 3 times, y increases? 9. Oh really, you can do it better. 9 times. x in, अब x अगर डिक्रीज हो रहा है y भी डिक्रीज होगा, लेकिन x 5 टाइम डिक्रीज करो, y 10 बोला तो सर फाड़ दूंगा। 25 टाइम्स स्क्वायर लगाना है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं कराना है। y is equals to कांस्टेंट इनटू x। अब की बार y और x का रेशो कांस्टेंट नहीं आएगा, y और x के स्क्वायर का रेशो हमेशा क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा बेटा। y और x स्क्वायर का ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेकिन यही y और x का ग्राफ बनाओ, this is not going to be a straight line, it is going to be like this and that। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रहा है? यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं? अब ये ग्राफ कैसे आया, ये भी थोड़ी सी लंबी करके जल्दी जल्दी समझा दूं। लेट्स से y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट टू x स्क्वायर। एक काम करते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि ग्राफ जल्दी जल्दी बन जाए, कांस्टेंट की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है ना? तो y इक्वल x स्क्वायर हो गया। अब एक काम करते हैं, फारिगों की तरह x की डिफरेंट वैल्यूज पे y की डिफरेंट वैल्यू निकालते हैं। जब x 0 तो y भी 0, x 1 तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो अभी भी y 1 है। अब x 2 करोगे y 2 का स्क्वायर 4, x 3 किया y, x 4 किया y 16। अब एक काम करते हैं, अरे यार एक मिनट, क्या फायदा हुआ था जल्दी जल्दी भागने का। जल्दी का काम शैतान का है। अब देखो, अब एक काम करते हैं, इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। इधर आया 1 2 3 4, एक्स में 4 वैल्यूज है, वाई में मेरे पास 0 से लेके 16 तक है ना, तो 4 8 12 16 कर लेते हैं। पहला पॉइंट 0 कॉमा 0, दूसरा पॉइंट 1 कॉमा 1, तीसरा पॉइंट 2 कॉमा 4। फिर जब x 3 है तो y 9, जब x 4 है तो y really। ऐसा ही है भाई। जीने दो उनको अपनी जिंदगी। सारे मेरे साथ हैं? अब समझ आ रहा है तुम लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब जरा कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये बहुत अच्छा सवाल किया था। अगर इंटेंसिटी और स्क्वायर रूट ऑफ ए दिया हुआ हो तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो बताता हूँ। फिर वो स्विच हो जाएगा, फिर यही ग्राफ यूं हो जाएगा। अगर y एक्सिस पे x और x एक्सिस पे y कर दोगे ना, तो यही ग्राफ इंक्रीजिंग की जगह यू बन जाएगा सिर्फ। लेकिन y और x स्क्वायर का ग्राफ अभी भी क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। काइनेटिक एनर्जी पड़ी है हाफ एम बी स्क्वायर, इसमें भी लेट से 1/2m अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एग्जाम में बहुत पूछते हैं काइनेटिक एनर्जी का स्पीड के स्क्वायर के साथ ग्राफ बना दे, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेकिन कभी ज्यादातर ये पूछते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का स्पीड के साथ ग्राफ बना दे, तो नाउ द ग्राफ इज लाइक दिस। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो उनका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा। काइनेटिक एनर्जी स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी है, स्पीड के साथ तो क्वाड्रेटिक रिलेशन है। समझ रहे हो? फॉलो मी फॉर मोर रिलेशनशिप टिप्स ऑन फॉर मैथ्स। भाई क्या हो गया? चलो भाई, इसका आंसर बताओ। पर्दा कर लिया सवाल ने, ऐसे बेशरम बच्चे। मैं खुद ही चुप जाऊं।
आंसर बताओ भाई, आंसर बताओ इसका। अब देखो ये वो सवाल है जो पास्ट पेपर में पूछा जा चुका है। आप सोचो कितना बच्चों वाला सवाल है कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन बताते हैं। अभी हमने पढ़ा इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट। बट प्यारे बच्चों, ये सवाल बिल्कुल पास्ट पेपर्स में आया है, बट तुम्हारे एग्जाम में ये सवाल नहीं आएगा। तुमने जो लोगों के दिल दुखाए हुए हैं ना, वो जब तुम एग्जाम करने बैठोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि वो बद्दुआएं कहाँ जाती हैं। समझ रहे हो? ये आएगा तुम्हारे टाइम पे, इसकी तैयारी करो बेटा। ये देख रहे हो, ये भी एक मार्क का ही है। वाह कितना प्यारा सवाल है, ऐसा दिल, ऐसे गले लगाने को दिल चाहता है इस तरह के सवालों में। देखे, मिल गया। The intensity of a progressive wave is proportional to square of the amplitude of the wave. It is also proportional to square of the frequency. अब देखो ये वाली बात तो आपको पता है, एहसान नहीं किया उसने हमको बताया। ये तो एग्जामिनर, ये तो आप घर से याद करके जाओगे कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये तो सिलेबस के स्कोप में। फ्रीक्वेंसी वाला रिलेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये उन्होंने खुद बता दिया कि भाई इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के भी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही है। अब देखिए दो वेव्स का कंपैरिजन हो रहा है, वेव पी और वेव क्यू। अगर आप इन दो वेव्स को मोहब्बत भरी निगाहों से देखें तो आपको दो बहुत एविडेंट डिफरेंसेस नजर आएंगे। एक तो ये कि सर पी का एम्पलीट्यूड है एक्स नॉट और क्यू का एम्पलीट्यूड है 2x0। आपने एम्पलीट्यूड कर दिया डबल, तो जब आप एम्पलीट्यूड कर देते हो डबल तो इंटेंसिटी हो जाती है 4 टाइम्स, क्योंकि 2 का स्क्वायर इज 4। लेकिन सबर रखिए, सबर रखिए, आपने एम्पलीट्यूड कर दिया डबल तो इंटेंसिटी हो गई 4 टाइम्स। लेकिन देयर इज अनदर एविडेंट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, वो ये कि सर P का जो टाइम पीरियड है वो है T0, जबकि Q का टाइम पीरियड है 2T0। ऐसा ही है, नल वाली 2T नहीं, मतलब 2T0। सही है। टाइम पीरियड डबल है। प्यारे बच्चों, अगर टाइम पीरियड डबल हो तो फ्रीक्वेंसी आधी हो जाती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ऐसा ही है ना। अब जरा देखिएगा, एक तो आपको पता है, अब सुनो, एम्पलीट्यूड डबल हुआ, एम्पलीट्यूड डबल हुआ तो इंटेंसिटी बढ़ गई 4 टाइम्स, लेकिन एट द सेम टाइम फ्रीक्वेंसी भी तो आधी हो गई। अच्छा, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के भी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी कम तो इंटेंसिटी कम, फ्रीक्वेंसी आधी हुई तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम हो गई। तो एम्पलीट्यूड के हिसाब से इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ी है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम हुई है। तो बच्चे जहां थे वहीं वापस आ जाओ। अगर इसकी इंटेंसिटी है I0 तो क्यू की इंटेंसिटी भी कितनी होगी, I0। आदान हो रही है। ठीक है भाई। अच्छा, इसको आप यूं भी कर सकते हो, क्योंकि आपको आपने ओ लेवल्स में ये पढ़ा होगा कि अगर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना तो उनके रेशोज लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो फॉर एग्जांपल अगर पहले इंटेंसिटी इसकी देखो, पी की इंटेंसिटी है I0 और एम्पलीट्यूड है x0, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ना, तो I0 पे x0 स्क्वायर है। तो जब इंटेंसिटी 2x0 हो जाएगी, तब जब एम्पलीट्यूड 2x0 हो जाएगा तब इंटेंसिटी क्या होगी, तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो I इज इक्वल टू 4I0, लेकिन मेरे ख्याल से लंबी करने की जरूरत नहीं, आपको पता है अगर एम्पलीट्यूड डबल हुआ है तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। और सिमिलरली एट द सेम टाइम टाइम पीरियड भी डबल हो गया ना, तो फ्रीक्वेंसी आधी हो गई। फ्रीक्वेंसी आधी हो गई तो फिर इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के भी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम हो गई। तो एक तरफ
Since time period has been doubled, so frequency has been halved and hence intensity decreases by 4 times. तो एक पैरामीटर से इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ रही है और दूसरे पैरामीटर से इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम हो रही है. तो अगर पहले इंटेंसिटी आई नॉट थी तो अभी भी आई नॉट है. Are you all with me till now? Zabiba, Maria, do you now understand this? चलो भाई इस सवाल का जवाब तो जल्दी जल्दी. मैंने बोला ना ये है कोई कहने को तो इतना सिंपल सा इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की डायरेक्टली पोजीशन है पर बहुत सी जोड़पन होती है इसमें. जल्दी जल्दी. क्या फैसला हो रहा है भाई? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ए? डी आ रहा है भाई, काफी लोगों का डी आंसर आ रहा है. डी फॉर डैफोडिल्स. कुछ बी कुछ डी, जिसका भी आंसर बी के अलावा कुछ भी आ रहा है उसके लिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मैथ्स का जुनून. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. सही है. देखिए अब इस चीज को समझ ले आप लोग. देखिए मैं काफी देर से आपसे ये चीज डिस्कस कर रहा हूं. एम्पलीट्यूड डबल तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स, एम्पलीट्यूड ट्रिपल तो इंटेंसिटी 9 टाइम्स. लेट्स से मैं अगर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का टेबल बनाता हूँ ना, लेट्स से जब एम्पलीट्यूड 1 थी इंटेंसिटी 1 था, एम्पलीट्यूड 2 हुआ तो इंटेंसिटी 4 हो गई, एम्पलीट्यूड 3 हुआ तो इंटेंसिटी 9 हो गया, एम्पलीट्यूड 4 हुआ तो इंटेंसिटी 16 हो गया, 5 पे 25 हो गया. अब देखो इस चीज को समझो. अभी तक मैं एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा था तो उससे इंटेंसिटी पे क्या इंपैक्ट आ रहा था हम ये देख रहे थे. बट अगर उल्टा मैं देखूं, क्या जब मैंने इंटेंसिटी 4 टाइम्स की है ना तो एम्पलीट्यूड तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स हो गया ना. जब मैंने इंटेंसिटी 9 टाइम्स की तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 9 टाइम्स हो गया. जब मैंने इंटेंसिटी 16 टाइम्स किया तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 16 टाइम्स हुआ, विच इज 4. देखो समझो, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट एम्पलीट्यूड स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर मुझसे होता ना भाई मैंने एम्पलीट्यूड डबल किया इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी. अब यही उल्टा भी थोड़ी हो सकता है कि इंटेंसिटी डबल किया तो एम्पलीट्यूड भी 4 टाइम्स हो जाएगा. क्या हो गया? फिर वहां पर क्या होगा, स्क्वायर रूट का रिलेशन आएगा. तो यू हैव टू चेक. आंख बंद करके स्क्वायर नहीं लगा देना, आपको पहले देखना होगा कि वेदर दे आर चेंजिंग एम्पलीट्यूड और दे आर चेंजिंग इंटेंसिटी. इफ दे आर चेंजिंग एम्पलीट्यूड और आपको इंटेंसिटी डिटरमिन करना है तब तो आप ये वाला रिलेशन लगा लो. एम्पलीट्यूड डबल तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स, एम्पलीट्यूड ट्रिपल तो इंटेंसिटी 9 टाइम्स, एम्पलीट्यूड 4 टाइम्स तो इंटेंसिटी 16 टाइम्स. बट अगर वो चेंज इंटेंसिटी कर रहे हैं और आपको एम्पलीट्यूड निकालना है तो फिर स्क्वायर रूट का रिलेशन होगा कि सर जब एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी 4 टाइम्स तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स विच इज 2. अगर इंटेंसिटी 9 टाइम्स है तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 9 टाइम्स विच इज 3. तो अगर आपने इंटेंसिटी को आई से 2i किया तो एम्पलीट्यूड ए से स्क्वायर रूट 2a हो जाएगा. समझ आ रही है मेरी बात? पता नहीं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ या मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आज मैं. हाँ रेशो मेथड से भी करके दिखा देते हैं भाई, ये तो कोई बात ही नहीं है भाई. ये देखो इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. तो जब इंटेंसिटी आई थी तब एम्पलीट्यूड था ए स्क्वायर. अब इंटेंसिटी हो गया 2i. अब एम्पलीट्यूड क्या है नहीं पता, एक्स स्क्वायर कर दो. लेट से वो है एक्स, आई इंटू एक्स स्क्वायर, ये 2i इंटू ए स्क्वायर. आई 2i कैंसिल हो गया. एक्स स्क्वायर इज 2a स्क्वायर. तो एक्स किसके बराबर हो गया? स्क्वायर रूट 2a के. This is a my friends. If you are good in understanding relationships, you can find the x. मतलब if you complete कर दो, if you're good in understanding mathematical relationship, then you can find the variable x.
बिफोर यू गो समवेयर एल्स। ठीक है भाई, रवीबा आपको समझ आया रेशो मेथड से? ठीक है भाई, बोलो नो। सर तो ठीक है, आप लोग को समझ आ रहा है। अच्छा, मैं आपको मैं आपको एक सवाल देता हूँ, इसका सही जवाब देना, मेरा दिल नहीं तोड़ देना। चलो भाई, अब तो ये रेशो सही सॉल्व होगा। बताओ जल्दी बताओ। 31 पॉइंट। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की राशि पे प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी जब 60 था तो एम्पलीट्यूड था 9, ऐसा ही है। जब इंटेंसिटी बेटा 60 है तब एम्पलीट्यूड है 9। अब इंटेंसिटी क्या होगी वो निकालना है। जब एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? Oh really, you can do it better। ऐसा ही है। We'll do cross multiplication and then we'll find the value of x। बोलो नो। अब मालिक एक सवाल तो है ना जो तुम चाह रहे होगे कि तुम्हें होमवर्क में दिया जाए। मी, मीटर में कन्वर्ट नहीं, दोनों सेंटीमीटर में तो बस सही कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर एक तरफ एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में और दूसरा भी सेंटीमीटर में, नो नीड टू चेंज। हाँ, एक को मीटर में एक को सेंटीमीटर में नहीं रखना, फिर मैथ्स का तो पूरा इंतकाल हो जाएगा। किसी ने मेरी कोई वीडियो डाली है ग्रुप पे, मैंने तो देखी नहीं है, इतने लिखा सर। वो जो मैं बगस काट रहा था उसकी वीडियो ग्रुप का है हमारा, डाउनलोड नहीं हो रही थी शायद, नेट स्लो था। ये आ गया। बर्थडे में बगस काट दिया, ये तुम लोग बस कैसे है ये वीडियो? सप्लायर आ जाते हैं। चलो, ये बेटा आपका होमवर्क है। आई नो यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट योर होमवर्क। Take a photo, guys. Take a photo of this. Take a screenshot. बेशर्मो, नोट से देख के आंसर नहीं बता रहा है। इसको ट्राई करना है, डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए दे रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप है। सारी मैथ्स का ना लग पता जाएगा तुम लोग। अब देखो प्रॉब्लम ये, इसके ना क्वेश्चंस कम है एग्जाम में। यानी जैसे होता है ना काइनेमैटिक्स और ये सब के बहुत फ्री एक ही तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। इसका प्रॉब्लम ये है कि इंटेंसिटी के हर साल एक एमसीक्यू आता है मुश्किल से, सही है। तो और वो भी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस एमसीक्यू में आप काउंट नहीं करोगे। तो ट्रिकी एमसीक्यू लिमिटेड है, तो जो है ना फिर उनको सही से सॉल्व करो पहले खुद, कि भाई देखो कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है भाई, चलो भाई, इस अपनेपन के साथ के अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने